main points of gynae and OBS है एंटीनेटल विजिट्स एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस नगेट्स। तो विजिट्स के बारे में है ऑन बुकिंग विजिट डू दीज इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर टेस्ट में कौन कौन सी होंगी? सीबीसी कराएंगे, ब्लड ग्रुप कराएंगे, यूरिन एनालिसिस कराएंगे, सिम्टोमेटिक बैक्टीरिया क्लियर, रूबेला स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग, HIV सिफिलिस और हीमोग्लोबिनोपैथी, थैलेसीमिया। तो ये सारे आपने करवा लेने हैं। देन नॉर्मली सम पैरामीटर्स इन ब्लड डिक्रीज होते हैं। हीमाटोक्रिट, नॉर्मली हीमाटोक्रिट डिक्रीज हो जाएगा, एल्ब्यूमिन, यूरिक एसिड, केराटिन और हीमोग्लोबिन। सब पैरामीटर जो इंक्रीज होते हैं प्रेगनेंसी में, WBCs, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ESR, गामा ग्लोबिन, फिब्रिनोजिन, इन चीज़ों के अलावा सीरीज होते हैं। और जो RBCs होते हैं, ये था हमारे पास WCs वगैरह के बारे में। जो RBCs होते हैं इनका नंबर सेम रहता है बट मैस इंक्रीज हो जाता है, जबकि प्लेटलेट्स कांस्टेंट रहते हैं। अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, तो उसके लिए हमें देखना होता है। देना ज़्यादा डेटिंग स्कैन करवाते हैं 10 to 14 वीक्स पे, तो उस पर हम लोग ट्रांसल्यूसेंसी देख लेते हैं और CRL क्राउन लैंप लेंथ देखते हैं। कंजेंटल एनोमली का स्कैन 5 मंथ्स तक होता है, तो 18 वीक्स से 20 वीक्स तक होता है। RHD एंटीबॉडीज़ टेस्ट करती हैं, एडमिनिस्टर करती हैं डोज 28 वीक्स पे। RHD के लिए एंटीबॉडीज़ मेरे ख्याल रोगैम होती है, तो आपने 300 माइक्रोग्राम लगानी होती है 28 वीक्स पे। तो देन RHD एंटीबॉडीज़ टेस्ट एंड एडमिनिस्टर्ड डोज मिनिमल 4 ml ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड होता है फॉर सिग्निफिकेंट RH सेंसिटाइजेशन के लिए। सिग्निफिकेंट RH सेंसिटाइजेशन के लिए 4 ml ब्लड रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल RH नेगेटिव मदर है, कंसीव करती है RH पॉजिटिव बेबी को, तो ड्यू टू एनी रीज़न अगर हम 4 ml ऑफ ब्लड गेट सेंटर इनटू मदर तो वो सेंसिटाइज हो जाती है बाय मेकिंग RH anti-RH एंटीबॉडीज़ IgG। इफ़ मदर इज़ RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो भी आपने रोगैम में 28 वीक्स देना है, रिपीट करना है 34 वीक्स पे। फिर इसके बाद है बेबी RH पॉजिटिव है तो भी आपने रोगैम एंटीबॉडीज देनी होती है आफ्टर बर्थ 300 माइक्रोग्राम। अगर वुमेन इज अंडरगोइंग सम प्रोसीजर्स लाइक एमनिस्टेंटियोसिस, CVS, ECV, कार्डियोसेंटेसिस वगैरह करवा रही है या उसको कोई स्ट्रोमा हुआ है तो क्या करना है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी अबॉर्शन है तो भी आपने रोगैम दे देना है। तो जो विजिट स्केड्यूल होता है ना वो 11 विजिट्स होते हैं। पहला 10 to 14 वीक्स, देन 16, फिर 18 to 20, देन 25, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 41 पे ये आपने सारे उसके विजिट्स करवा लेने होते हैं। तो इन सब के अंदर हमने क्या पढ़ा है, ब्लड ग्रुप वगैरह, CBC, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी की सबकी स्क्रीनिंग करवानी होती है डेटिंग स्कैन पे, इस पे फर्स्ट विजिट पे जो कि बुकिंग विजिट होता है। फिर उसके बाद नॉर्मली ब्लड में चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती हैं, हीमाटोक्रिट, एल्ब्यूमिन, यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह, और जो रेस हो जाती है वो WBCs और क्लोटिंग फैक्टर्स होती हैं। RBCs का मैस इंक्रीज होता है। डेटिंग स्कैन 10 to 14 वीक्स पे करते हैं। कंजेंटल एनामिक का 18 to 24 वीक्स 20 वीक्स पे करते हैं। RH एंटीबॉडीज आप देते हैं 28 वीक्स पे। 4 ml अगर आप वजह से बेबी से मदर को ब्लड दे देते हैं तो मदर हो जाएगी सेंसिटाइज, RH एंटीबॉडीज़ बना लेगी। अगर मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव, फादर पॉजिटिव है तो फिर भी रोगैम देना है, और अगर बेबी पॉजिटिव है तब भी आपने रोगैम एंटीबॉडीज़ दे देनी है। बच्चे को बर्थ पे दे देनी है, मदर को आपने 28 वीक्स पे दे देनी है, रिपीट कर लेनी है 34 वीक्स पे। और अगर मदर का कोई प्रोसीजर हो रहा है तो आपने फिर भी रोगैम देनी है। प्रोसीजर एमनिसेंटोसिस वगैरह जो करते हैं, विजिट्स के हमारे पास 11 होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एंडोमेट्रियल की एनोमलीज, मैलिग्नेंसीज। तो जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है वो एट्रोफिक विजाइनाइटिस हो जाता है पोस्ट मेनोपॉजल, एंड इट इज ट्रीटेड विद, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? ओल्ड एज वीमेन है तो वीमेन है तो हम उसको टॉपिकल एस्ट्रोजन देते हैं एट्रोफिक के लिए। अगर का जो दूसरी कॉज है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ये वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा, पॉलिप्स और सर्वाइकल पॉलिप्स वगैरह हो सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एंडोमेट्रियल्स का कार्सिनोमा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है? हिस्टेरोस्कोपी होता है और बायोप्सी होता है। कौन सी एज पे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है? 54 ईयर की एज मेन एज है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी आप कैसे लेती हैं? हिस्टेरोस्कोपी गाइडेंस करते हैं पाइपल से एंड DNC से। तो फर्स्ट आपने पाइपल यूज़ करनी होती है फॉर टेकिंग एंडोमेट्रियल बायोप्सी, बट मेनी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है सर्वाइकल स्टेनोसिस भी होती है, इस वजह से डायलिटेशन करटाज करते हुए बायोप्सी लेते हैं। देन हमारे पास जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की स्टेजेस होती हैं उसमें TAH और BSO कर देनी होती है, और अगर स्टेज 2 पे है तो ऑनवर्ड्स आपने रेडियो और लिम्फ नोड की डिसेक्शन भी करनी होती है। वेयर एज फॉर द 3 और 4 स्टेज के लिए आपने कीमो ऐड करनी, कीमो कर रही होती हैं।
फिर आ जाता है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो है ना एज एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ अ रिस्क फैक्टर है फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो आपने पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन शुड टेक ए प्रोजेस्टेरोन इन एडिशन टू एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन भी लेना है टू प्रिवेंट दी अनअपोज्ड एस्ट्रोजन रेस्पॉन्स एंड ऑन एंडोमेट्रियम। तो अनअपोज्ड एक्शन एस्ट्रोजन का होता है, तो इस वजह से आपने एस्ट्रोजन के साथ उसको प्रोजेस्टेरोन भी देनी है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को। सिमिलरली अगर पीसीओएस का पेशेंट है इस आल्सो वो रिस्क पे होता है फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के, तो इसको भी आपने प्रोजेस्टेरोन दे देना है। देन आ जाता है नॉर्मल थिकनेस एंडोमेट्रियम की, वो 4 मिलीमीटर होती है। जो अनअपोज्ड एक्शन एस्ट्रोजन जो है ना अनअपोज्ड एस्ट्रोजन है इंक्रीज कर देते हैं रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड ओवेरियन कार्सिनोमा। वेयर जो कॉम्बाइंड अगर हम देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो इन दोनों के रिस्क को कम करी होती हैं। और जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, इसका हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बाय मरीना यूसीडी, प्रोजेस्टेरोन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया के लिए ट्रीटमेंट आपने TAH कर देना है। Then radiotherapy is given in endometrial carcinoma to prevent the recurrence. इसलिए हम रेडियोथेरेपी कर रहे हैं। बट द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिकरेंस कहाँ पे होती है? विजाइनल वॉल्ट पे। तो रिमेंबर रेडियोथेरेपी डज नॉट इंक्रीज सर्वाइवल, नहीं इंक्रीज कर रही, ये प्रिवेंशन के लिए हम दे रहे हैं ताकि रिकरेंस ना हो। रिकरेंस की कॉमन साइट है विजाइनल वॉल्ट पे। देन हमारे पास इनफर्टिलिटी है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि फेलियर टू कंसीव आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 2 years है इन एब्सेंस ऑफ एनी नॉन रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी। तो ये इनफर्टिलिटी है 10 to 20% लोग इसको फेस कर रहे हैं। वेन एवर आ कपल कम्स विद वर्कअप ऑफ इनफर्टिलिटी के साथ आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीमेन एनालिसिस करना होता है। तो मेक श्योर करना होता है कि मेक श्योर नॉट टू डू इंटरकोर्स फॉर एटलीस्ट 3 days के लिए। तो जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसल्टेशन मोर देन 2 crore per ml, और ये कंसल्टेशन मोर देन 2 crore होगी। मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मोर देन 30% हो, मोटिलिटी इसकी 50% से ज़्यादा हो, PA 7.2 से 7.8 होती है, और वॉल्यूम मोर देन 2 ml होता है। फिर हम देखेंगे अगर ये कंसल्टेशन वगैरह कम आ रही है तो वो ओलिगोस्पर्मिया माइल्ड और सीवियर में देखेंगे। माइल्ड जो ओलिगोस्पर्मिया होता है उसमें आपने IUI कर देते हैं, इंटर यूट्राइन इंसेमिनेशन विद वॉश्ड मेंस स्पर्म फाइन कैथीटर से इसको वॉश करके IUI इंटर यूट्राइन इंसेमिनेशन IUI कर देते हैं। सक्सेस रेट है 15 to 20%। जिनको ओलिगोस्पर्मिया माइल्ड होता है तो वहाँ पे 20% हमारे पास सक्सेस रेट मिल जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आपने की फीमेल पार्टनर को माइल्ड स्टिमुलेशन विद FSH देते हैं टू मैच्योर द 2 to 3 follicles एंड इंसेमिनेट यूट्रस। तो फीमेल को आपने FSH स्टिमुलेशन कर दी है और स्पर्म वॉश करके आपने इंसेमिनेट किया। IUI कैन आल्सो बी यूज्ड इफ देयर आर एंटीबॉडीज टू सर्वाइकल म्यूकस। अगर सर्वाइकल म्यूकस के एंटीबॉडीज बनी हो तब भी आपने IUI है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो उसके लिए आपने IUI कर दिया है। सिनेरियो कुड बी अ कपल है विद मेल इनफर्टिलिटी के साथ सीमेन एनालिसिस में कंसल्टेशन आ रही है 14 million per ml। तो कंसल्टेशन तो हमने 2 crore से भी ज़्यादा थी, और 25% मोटिलिटी है, 23% मॉर्फोलॉजी है एंड और अदर नॉर्मल थिंग्स है। बट इसी फर्स्ट लाइन थेरेपी तो अब ओलिगोस्पर्मिया का केस है तो अब आपने IUI कर देना है। अगर मॉडरेट टू सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है तो आपने ICSI और IVF की तरफ जाना है। अगर इफ एजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया में नो स्पर्म है तो डू आपने SSR सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल करते हैं। देन डू IVF इफ नॉट सक्सेसफुल डू एड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर। तो फिर इसके बाद आता है इफ अ पर्सन हैज़ एजोस्पर्मिया आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस और कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वेज रेफरेंस है तो उसके लिए भी आपने देखना है। होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस होता है 74 days में, और जो हेड ऑफ एफिडर्डिमेटिस है वो स्टोर कर रहा होता है अप टू 70% ऑफ स्पर्म्स। एजोस्पर्मिया में नो स्पर्म है, नेक्रो में होता है इमोटाइल हो जाती हैं, टेराटोस्पर्मिया होता है एबनॉर्मल है, एस्थेनो होता है, एस्थेनो में स्लजिश इसकी मोटेलिटी हो जाती है, और क्रिप्टो में क्या होता है नॉट कमिंग आउट ऑफ टेस्टिस ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, दैट इज क्रिप्टोस्पर्मिया। इफ सीमन एनालिसिस इज नॉर्मल तो आप फीमेल फैक्टर्स देखेंगे एंड फर्स्ट चेक वेदर शी इज ओवुलेटिंग और नॉट, तो उसका ओवुलेशन देखेंगे। माई मिड ल्यूटेल प्रोजेस्टेरोन लेवल इज यूज्ड, इसको कहते हैं MLD। तो MLP मिड ल्यूटेल प्रोजेस्टेरोन लेवल इज यूज्ड टू चेक वेदर ओवुलेशन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। नॉर्मल MLP मोर देन 30 nmol पर होती है पर लीटर।
तो MLP देखना होता है फीमेल के लिए कि वो ओवुलेटिंग है करें। मोस्ट कॉमन काज जो है ऑफ एन ओवुलेशन दैट इज़ PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अदर काजेज इंक्लूड। तो जो मोस्ट कॉमन काज है ऑफ एन ओवुलेशन का कॉमन काज होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से एन ओवुलेशन हो जाती है। देन है पॉइंट हार्मोनल प्रॉब्लम्स में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन डिसफंक्शन होता है, और थायराइड के डिसऑर्डर्स, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ट्यूमर इन्वॉल्विंग पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ओवरी नॉट वर्किंग इटसेल्फ, और फंक्शनल प्रॉब्लम्स में BI मोर देन 29 और लेस देन 19, और प्री मेच्योर सिजेशन ऑफ ओवुलेशन, इमोशनल स्ट्रेस। ट्रीटमेंट ऑफ ओवुलेशन डिपेंड्स अपॉन कॉज, तो आपने जो कॉज होता है उसी को ट्रीट करना होता है उस ओवुलेशन के लिए। इफ़ नॉट ओवरी वर्किंग तो आपने क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करनी होती है। इफ़ पिट्यूटरी नॉट वर्किंग, तो अगर पिट्यूटरी नहीं वर्क कर रहा तो अब आप क्या करेंगे। अगर ओवरी नहीं वर्किंग है तो आपने क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल और लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन फिलिंग की, ड्रिलिंग की। अगर पिट्यूटरी नॉट वर्किंग है तो HMG दे देंगे, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन कंटेनिंग FSH और LH होता है। अगर हाइपोथैलेमस नॉट वर्किंग है तो आपने GnRH एनालॉग्स दे देनी है। बिसाइड्स दीज फॉर रैपिड इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन हम HCG के इंजेक्शन लगाते हैं, लीड टू ओवुलेशन आफ्टर 38 to 40 आवर्स ऑफ इंजेक्शंस। तो वो 40 आवर्स ऑफ इंजेक्शन के बाद ओवुलेशन हो जाती है। इफ़ यू आर यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF करवा रहे हैं, यू टेक स्पर्म फ्रॉम मेल बाय डूइंग टेस्टिकुलर बायोप्सी से एट द सेम टाइम female is given HMG to stimulate and produce multiple follicles. When follicles have been matured, we need rapid induction, तो तभी rapid induction कर देते हैं। So used HCG now to induce rapid ovulation and collect these eggs under ultrasound guidance. देन है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट ऊपर हमने पढ़ा, ये हम क्लोमिफेन सिट्रेट दे रहे थे अगर ओवरी वर्किंग नहीं थी तो साइड इफ़ेक्ट्स में ये ज़्यादा स्टिमुलेशन कर देगी, तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ट्विन प्रेगनेंसी, थिनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, हॉट फ्लैशेस, वेट गेन, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो सकता है। नोट, hot flashes and vasomotor are also the early symptoms of menopause as well। तो menopause में भी hot flashes और vasomotor के initial symptoms आती हैं। and the only indication for HRT post menopausally is the vasomotor symptoms होते हैं, जिसकी वजह से HRT करते हैं post menopausally। if in infertility workup में semen analysis normal है, ovulation भी normal है, what to check further, दोनों चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं, तो तब अब क्या करेंगे। देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद सर्वाइकल म्यूकस एंटीबॉडीज विच में किल स्पर्म, तो दिस कैन बी चेक बाय द पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, सिम्स हनर टेस्ट, इसको कहते हैं पोस्ट क्वाइटल सिम हनर टेस्ट। इस सीमन एनालिसिस नॉर्मल, ओवुलेशन नॉर्मल, सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मल, व्हाट टू चेक फर्दर, माइट बी सम पैथोलॉजी विद फिलोपियन ट्यूब्स, ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है, तो हिस्टेरोसल्फिंगोग्राम लेंगे, उसमें हम दोनों ट्यूब्स की पेटेंसी चेक करेंगे। ट्यूब ब्लॉकेड है मे बी ड्यू टू PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, या TB की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेड हो सकती है। और जो PID है उसमें क्लेमीडिया गोनोरिया की वजह से होता है, मे लीड टू पायोसेल्पिंग्स, और इसे पायोसेल्पिंग्स और हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकता है। और अगर TB है तो TB कॉज करवा देती है बीडिड अपीयरेंस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, तो ये TB बीडिड अपीयरेंस करवा देती है और कैल्सिफिकेशन हो जाती है फेलोपियन ट्यूब्स की, तो PID TB को आपने ज़रूर अवॉइड करना है। इफ हिस्टेरोसल्फिंगोग्राम शोज करता है फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज, यू कैन डू, अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो लेप्रोस्कोपी करेंगे, इकोविस्ट, र्यूबिन टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, सेल्पिंजोस्कोपी करके ये सारी अंदर से देखेंगे। नोट, डाई प्रेजेंट इन हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी कैन आल्सो लीड टू स्पैज्म ऑफ द डाई, जो है ना वो प्रोक्सिमल फ्लोपियन ट्यूब को स्पैम कर सकती है, स्पैज्म कर सकती है, विच इज़ मिस इंटरप्रेटेड एज ट्यूबल ब्लॉकेड, उसको हम ट्यूबल ब्लॉकेड के साथ मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग इट, ये प्रोक्सिमल ट्यूब फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेट कर सकते हैं प्रोक्सिमल पार्ट की। देना जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रॉम अबव 5 इज लेप्रोस्कोपी, विच इज़ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक भी है। इफ़ देयर इज़ अ ट्यूबल ब्लॉकेट यू कैन यूज़, तो ट्यूब ब्लॉकेट है तो ट्यूब के लिए सजेस्ट करेंगे ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, और देन आप IVF कर सकते हैं। और नेक्स्ट है
So remember IVF can be done if there is a severe oligospermia है, tuber blockade है, but remember whether you are doing IVF in a female with tuber blockade and she has a hydrosalpinx as well. First ligate the fallopian tube ब्लॉकेड है तो fallopian ट्यूब को ligate करेंगे and then do IVF because hydrosalpinx leads to failure और हाइड्रोसल्फिंक्स भी है और वो भी है, तो आपने ट्यूब ब्लॉक कर देनी, ट्यूब को लाइगेट कर देना है। फर्स्ट लाइगेट करना है, देन आपने IVF करना है। तो जो शॉर्ट ल्यूटियल फेज है इस ड्यू टू हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से होते हैं, लीड्स टू इनफर्टिलिटी एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ट्रीटेड बाय द ब्रोमोक्रिप्टिन। तो शॉर्ट ल्यूटियल फेज इज ड्यू टू हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से होता है, जिससे इनफर्टिलिटी एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन से इसको आपने ट्रीट करना है प्रोलैक्टिनीमिया को। देखा जाता है 40% ऑफ इनफर्टाइल मैन हैव वेरिकोसील। वेरिकोसील कॉजेज करता है ओलिगोस्पर्मिया नॉट एजोस्पर्मिया। नॉर्मल फेज ऑफ प्यूबर्टी में सबसे पहले थिलार्की होती है 9.8 ईयर एज पे, 9 की एज पे, और फिर आ जाता है थिलार्की के बाद एड्रीनार्की होगा एड्रीनार्की, इसमें 10.5 ईयर पे, और मिनार्क की स्टेज आ जाती है 12.8 ईयर की एज पे। थिलार्क, एड्रीनार्क और मिनार्क of all these एड्रीनार्की is independent of estrogen, all others are estrogen dependent है। if any puberty change happens less than 8 year of change पे puberty change आ रहा है तो वो precocious puberty होती है। causes of precocious puberty होती है CNS tumors, do MRI या McCune Albright syndrome में कैफेल्यूड स्पॉट्स, polystotic fibrous dysplasia of bones। puberty is due to aromatase enzyme which leads to increased estrogen production by ovaries, so treatment by the aromatase inhibitors। granulosa cell tumor है तो अगर आपने इफ एनी puberty में चेंज आ रहा है और granulosa cell tumor है तो आपने look for pelvic mass आपने देख रहे हैं granulosa cell अगर ट्यूमर आपको लग रहा है। तो ये था इनफर्टिलिटी के बारे में। देन हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स है।